हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंट्रीज की, यानी कि एंट्रीज किसमें, जो अलग अलग हो सकती हैं, बुक में हो सकती है, किसी पब्लिक बैंक में हो सकती है, लॉ में हो सकती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में हो सकती है, उन सब की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो कब कब रेलिवेंट होंगे। देखो ये बहुत छोटा सा, इसको जल्दी से निपटा के फिर मैं आगे वाले जो तुम्हारा जजमेंट वाला पोर्शन है वो निपटाना चाहूंगा। तो आज पूरा टाइम तो ऐसे ही सारे विषय आप सेक्शन 34 पे आ जाओ सीधा सा। सेक्शन 34 में कह दिया कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलिवेंट, तो उस समय वो कब रेलिवेंट होगी, वो रेलिवेंट होगी कब, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन की गई है, या रेगुलरली कीप्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, वे सब क्या है, रेलिवेंट होंगी। Whenever referred to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। यानी कि जो ड्यू, जिन्हें हम बात करके आए थे किसमें, सेक्शन 16 में, जो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई चीज आपने मेंटेन की है वो रेलिवेंट होगी, रेगुलरली उसको कीप किया गया है, रेगुलरली उसको अपडेट किया गया है, रेलिवेंट होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज हो रहा है कि खाली वो अकेली यानी कि मान लीजिए, अब इसको आप इस तरीके से देख लीजिए कि जैन हवाला डायरी वाला मामला सुना है दीपक जी? जी सर। जैन हवाला डायरी का मामला सुना है? हाँ सर, उसमें कुछ नाम थे सर हवाला के पर्संस के, जिन्होंने हवाला ट्रांजैक्शंस करवाई। तो जैन हवाला डायरी वाला, जो जैन हवाला वाला मामला था, उसमें एक डायरी आई थी सीबीआई के हाथ में, और उसमें ये मेंशन था कि जो ना पता लगा फलाने नेताजी को इतने पैसे दिए, इन वाले नेताजी को इतने पैसे दिए, उसको रेलिवेंट नहीं माना था। क्यों? क्योंकि उसमें डेट मेंशन नहीं थी उस डायरी में, उन जो जितने लोगों को पैसे किए थे। तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो डायरी है मतलब फॉर्जली तैयार की गई है। तो बाद में अगर ये रेगुलरली कीप की गई होती, रेगुलरली उसको मेंटेन किया गया होता, तो उसमें डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन होती, वो डेट मेंशन नहीं थी, इस वजह से उसको रेलिवेंट नहीं माना गया था 34 के अंतर्गत। यहाँ तो हम केवल इतना ही समझना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी चीज को मेंटेन किया गया है और रेगुलरली कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको मेंटेन किया गया है, वो रेलिवेंट होंगे कब, जब उससे संबंधित किसी मामले में कोर्ट को की इंक्वायरी या कोई जांच करनी हो। तो भैया किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया 1,000 रुपए के लिए, और उसने बताया कि वो जो है रेगुलरली जो उसके खाता बही है उसमें सारी चीजें मेंटेन करके रखता था, वो रेलिवेंट होगी। जो दीपक जी हैं, दीपक जी से मैंने 20,000 रुपए उधार लिए, और जिस दिन उन्होंने मुझे उधार दिए उसी दिन उन्होंने तुरंत जो ना अपनी बही में चढ़ा दिया कि 20,000 रुपए तरुण सर को आज इतने दिन को उधार दिए। तो ये जो डायरी है इनकी रेलिवेंट होगी 34 में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भैया? सर इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एंट्रीज हैं वो रिलेवेंट तो होंगी, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगी कि उसके बेस पर हम कन्विक्शन दे सके। हाँ, उसके साथ कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी तो आएगी। राइट सर। भाई उसकी जो ना इंडिपेंडेंट एविडेंस और चाहिए उसके साथ में, खाली उसी से काम नहीं चलेगा। भाई ठीक है, आपने अपनी किताब में लिख लिया, वो रेलिवेंट तब होगी जब ये प्रश्न आए कि जो ना एक जो आपने मेरे साथ जो ना एक एग्रीमेंट भी लिखा था कि भैया इतने इतने रुपए तरुण सर आप उधार दे रहे हो, मैं इतने फलाना फलाना पैसे उधार दे रहा हूँ, और इन्हें इतने दिन में इन्हें जो ना चुकता कर दूंगा इस ब्याज की दर से। अगर इस तरीके का भी एक दस्तावेज होना चाहिए, तभी तो आपकी एंट्री रेलिवेंट होगी। अदरवाइज तो कोई भी अपनी डायरी में लिख के बैठ जाएगा। तो दीपक जी राइट सर, क्लियर है सर। क्लियर है? आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए। मेरा एंट्रीज इन द डायरी, जैन हवाला के डायरी केस के माना, शोइंग सर्टेन पेमेंट्स made to a political leader were not admitted as evidence. So the diary showed no dates on which the payments were supposed to have been made. Such diary cannot be regarded as a book maintained in the regular course of business. ये LK Advani वर्सेस CBI का केस था। अब इसके दूसरी तरफ देख लो, एंट्रीज इवन इफ रेलिवेंट, चाहे वो रेलिवेंट है,
आर नॉट ओनली कोलैबोरेटिव एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस। ये कोलैबोरेटिव के बाद इसके बाद वो फुल स्टॉप होगा। लाइक द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच ब्रॉट अबाउट द एंट्री एज टू द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द एंट्री वुड बी नेसेसरी। यानी कि ये वही वाली बात हो गई, आपने जो पैसे मुझे उधार दिए, उस पैसे को उधार देने वाली जो एंट्री अपनी डायरी में की है, उसके साथ उस ट्रांजैक्शन का भी तो सबूत देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि हाँ जी इन्होंने देखो ये जो ना कागज पे एक एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया था कि 50,000 रुपए इन्होंने उधार लिए हैं ब्याज पे मुझसे और हर महीने उसकी ब्याज किस्त चुकाते रहेंगे, ये लिखित है। तो ये वाले ट्रांजैक्शन के साथ वो एंट्री रेलिवेंट होगी। सीबीआई वर्सेस डीसी जुक्का का केस है। क्लियर है भैया ये? दीपक जी? जी सर क्लियर है सर। और किसी को कोई डाउट भैया इसमें? सर वैसे ही जो हवाला वाला केस हुआ है इसमें मत डिस्कस करो, उसे कुछ इसे छोड़ो, पहले ये ठीक है बताओ। सर। हाँ ये सेक्शन क्लियर है, सेक्शन क्लियर है सर। अब देखो 35 की आप बात कर रहे हैं, 35 की हम बात कर रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड की। पब्लिक रिकॉर्ड जिनको किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो उनकी ड्यूटी है किसी काम को करने की, उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस में अगर कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड इस तरीके की चीज मेंटेन की जाती है तो वो रेलिवेंट होगी। एन एंट्री इन एनी पब्लिक और ऑफिशियल बुक, ठीक है, रजिस्टर, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इन सब में जो की गई है एंट्री, और किसी किस तथ्य के बारे में, किसी फैक्ट इशू के बारे में या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, किसके द्वारा की गई है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई है, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करते हुए, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसको इस प्रकार की बाई लॉ इस प्रकार की ड्यूटी दी गई है, तो वो सब क्या है, रेलिवेंट होंगे सेक्शन 35 में। न्याय बात समझ में? आ गई सर, है? आ गई, समझ में आ गई। इसे 32 में ले जाके जोड़ोगे, 32 में पीछे कहां पढ़ के आए थे? 32 के 2 में तो ये 2 में था शायद, 2 में। हाँ 2 में ही था ये। तो वहां किसी पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, अब इसको बिल्कुल वहीं ले जाइए, अब जो स्टेशन वाला स्टेशन ऑफिसर है किसी थाने का, पुलिस स्टेशन का, उसकी ये ड्यूटी है कि रेगुलरली जो है एक जीडी मेंटेन होती है। जीडी जिससे जनरल डायरी है, जो उसका साधारण रजिस्टर है थाने का, जनरल डायरी में जैसे ही जो है एसओ साहब जाएंगे उसमें उनकी एंट्री हो जाएगी। वहां से अगर वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उसमें लिख करके जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो एंट्री है वो रेलिवेंट होती है जब कभी इनकी जरूरत होगी। 35 को देखो पढ़ लीजिएगा सर। जब 32(2) के अंदर हम उसको कवर कर चुके थे तो 35 में अलग से इसको डालने की जरूरत क्या पड़ी? दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आएगा सर? तो बात थी ना, दिक्कत तो ये, एक मिनट रुक जाइए, अभी कुछ कह रहे हो? अभी सर सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, यही तो बात है। देखो ये लिखने वाले को, लेजिस्लेचर को पता था कि इस तरीके के जो बुद्धू बच्चे हैं वो तरुण सर के पल्ले पड़ेंगे, क्योंकि हम 32 में पढ़ के आए थे कि अगर व्यक्ति मर गया है तो उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट पहले किया गया तब रेलिवेंट होगा। अब यहाँ पर जब ये बात कही है कि इन स्टेटमेंट की जिंदा व्यक्तियों के द्वारा ये एंट्री रेलिवेंट है, और पीछे आप 22 में देखे आए थे ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरा ये है कि जब इसको आपने, मैंने 59 के साथ जाकर के बताया था, जब किसी दस्तावेज को प्रूव किया जा रहा है तो उस दस्तावेज को प्रूव करते समय, साबित करते समय उसके संबंध में एक ओरल साक्ष्य आएगा। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है रेलिवेंट होगी, लेकिन इनके संबंध में क्या है, ओरल एविडेंस तो आएगी ना भैया। नहीं आई बात समझ में? 32 तो एक्सेप्शन था हियर से एविडेंस का, वहां पे आपको व्यक्ति है ही नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे, तब उस स्थिति में रेलिवेंट माना गया है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है क्योंकि भाई साहब जिंदा है, और उसके लिए कि आप देखो कह के भी चल रहे हैं कि अलोन अपने आप में खाली ये रेलिवेंट नहीं है, कॉरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए कि इनके साथ में इनको। यही बात समझ में? क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया सर, क्लियर है सर जी। लेजिस्लेचर को पता था, वो सारे मेरे पल्ले पड़ेंगे। आगे चलूं तो भैया? जी सर। Section 35 is based upon the principle that public record maintained in the performance of official duty must carry a prima facie evidentiary value of their correctness.
यानी कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली उसने कोई शेड्यूल बनाया हुआ उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली चीजें मेंटेन करता है तो उसका जो साक्षिक मूल्य है ये माना जाएगा, प्रिजम्पशन ये आएगी कि हाँ भाई साहब ये करेक्ट ही है। अब सपोज कीजिए 10 म्युनिसिपल रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक पर्सन्स डेथ ऑफ बर्थ और डेथ इज रेलिवेंट टू प्रूव द डेट ऑफ बर्थ और डेथ फॉर द ऑफ द कंसर्न पर्सन। अब ये जो म्युनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड है जहाँ पे यूज करना है जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों ही चीजें बनवाते हो भैया आप वहां से, तो वो सारी चीजें वो जो म्युनिसिपैलिटी का जो रिकॉर्ड है वो रेलिवेंट रिकॉर्ड होगा, उसकी जो एंट्रीज है वो रेलिवेंट होंगी ये बताने के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली जो कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें मेंटेन किया जा रहा था। There, however, presumption that such entry reflect only the truth, though school register is relevant for showing date of birth, but in the absence of material on the basis of which the entry was made, it would not be of much evidentiary value. अब यह नहीं किया कि अगर जो स्कूल का रजिस्टर है उसमें डेट ऑफ बर्थ को आप जो ना उसका भी साक्ष्य दे सकते हो, वो रेलिवेंट होगा कब, जब वो भी सब दस्तावेज उपस्थित हो जिस दस्तावेज के बेस पर स्कूल में वो जन्म तिथि लिखाई गई थी, डेथ क्या नाम है बर्थ सर्टिफिकेट में लगा हुआ होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट वहां नहीं है और स्कूल में जो स्कूल के रजिस्टर में डेट ऑफ बर्थ है रेलिवेंट तो हो सकती है लेकिन इसका सोल एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है भैया, आगे चलूं? श्रेयांश, श्रेयांश, यस सर, यस सर, हाँ जी सर। हाँ रेशमा, रेशमा सर मेरी साइड से बहुत इश्यू हो रहा है सर, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, ये वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे भी आवाज नहीं। बेटा इसको भैया बाकी किसी को आवाज में दिक्कत है? नहीं सर अब तो नहीं है। नहीं है। दीपक जी? नहीं सर अब क्लियर आ रही है सर। अच्छा कुछ बेटा आवाज में कोई दिक्कत है सुनने में? सर नहीं है, नहीं है दिक्कत सर। अरे सर, कोई हो तो दिक्कत बता दो, हो तो बता दो कभी भैया। हाँ, बाकी किसी और को दिक्कत है भैया ये बता दो मुझे भी। नो सर। अनीश, अनीश? नहीं सर मुझे आ रही है आवाज। प्राची? सर आवाज आ रही है आपकी, तभी आ रही थी जब आपने रीस्टार्ट किया था। हाँ। आबिदा? सर आ रही है लेकिन वो जब पॉइंट आप बोल रहे थे तब नहीं आई थी और बीच बीच में कोई बात नहीं। रेशमा? हाँ जी सर। बेटा फिलहाल कोई दिक्कत है इस समय? सर आवाज बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रही है सर, मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा सर ये वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा वाला क्लियर नहीं हुआ ये बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर ये 35। 35? अच्छा आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट है आपके पास? हाँ जी सर मैं बेरेक से पढ़ रही हूँ, बाकी सर मुझे ये क्लियर है वैसे पहले से, लेकिन सर अभी जो आप जो स्क्रीन वाला है सर मुझे ये क्लियर नहीं हो पाया जो भी आपने बताया। कोई बात नहीं, बस खाली स्क्रीन वाला ही है ना, बाकी पीछे का तो क्लियर है ना? हाँ जी सर ये मुझे क्लियर है। चलो ठीक है। देखो स्क्रीन की हम जो बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 35 जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यानी कि देखो यहाँ पर लेजिस्लेचर के द्वारा जितने भी कोई प्रोविजन बनाए गए हैं वो किसी न किसी सिद्धांत पर किसी न किसी कारण से ही है, अदरवाइज अन्यथा उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ का किसी भी एक्ट में अगर कोई प्रोविजन है तो अगर 35 की हम बात करते हैं, 35 में हम बता दिया कि उन एंट्रीज के बारे में जो किसी पब्लिक रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस में अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा अगर मेंटेन की गई है, रेगुलरली मेंटेन की गई है, तो भैया प्रिजम्पशन ये होती है कि उसने वो सही तरीके से ही मेंटेन की है और उनकी जो ट्रूथनेस है, करेक्टनेस है, वो उसको साबित करता है एक तरीके से। इसी तरीके से जैसे आप म्युनिसिपल रिकॉर्ड की बात करते हो तो किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वो रिकॉर्ड इस बात को साबित करता है कि क्योंकि वो रेगुलरली मेंटेन किया जा रहा है और वहां से उस व्यक्ति के जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख ये दोनों सही ही होगी और सुसंगत है, इस बात को साबित करने में कि पर्टिकुलर डेट पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ था
या नहीं हुआ था, उस पर्टिकुलर डेट पर कोई व्यक्ति मर गया था या नहीं मर गया था। तो इसी से संबंधित ये उपधारणा है केवल। ठीक है भैया। उसके आगे मैंने ये कहा था, देखो कि जो एंट्रीज है, मान लीजिए अब देखो कुछ चीजें हैं। अब अगर स्कूल का जो रजिस्टर है, स्कूल के रजिस्टर में अगर डेट ऑफ बर्थ शो हुई है, तो उस डेट ऑफ स्कूल के रजिस्टर को कॉरोबोरेट करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में जो स्कूल रजिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है वो सोल बेसिस नहीं होगा, सोल बेसिस ऑफ एविडेंस वो नहीं होगा, रेलिवेंट होगी लेकिन सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी। उसको साबित करने के लिए कुछ कॉरोबोरेटिव एविडेंस और चाहिएगी। चलो भैया आगे। यस सर। 36 में हम बात कर रहे हैं मैप, चार्ट एंड प्लान्स। स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो किसी ऐसे तथ्य है, ऐसे वाक्य जो किसी फैक्ट इश्यू से और रेलेवेंट फैक्ट से संबंधित है और इनको कंटेन किया गया किसी मैप्स में, चार्ट्स में और प्लान्स में। और वो मैप, चार्ट और प्लान किसके हैं? जो ऑफर किए गए हैं पब्लिक सेल के लिए, यानी कि लोगों के बीच में जिनको बेचा जा रहा है। और किसकी अथॉरिटी के अंतर्गत? मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके के जितने भी वो स्टेटमेंट है वे सबके सब मैप, चार्ट और प्लान में क्या है, प्लान्स में जितने भी है वो सब क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। देखो उसको पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट or any state government as to matter usually presented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant fact। तो ये सभी तथ्य जो हैं अपने आप में सुसंगत तथ्य हैं। अगर कहीं पे इनको साबित या नासाबित किया जाना हो तो वो इनका साक्ष्य दिया जा सकता। अब देखो मैप, चार्ट और प्लान्स की बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी मैप में सपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मैप है और मैप में बता दिया कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो ये मान के चलिए 500 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब इसके क्षेत्रफल को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उस समय उस विवाद को सुलझाने के लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मैप पब्लिश किया गया है वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। नहीं आई बात समझ में? क्यों भैया, किसी को कोई है ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं हो? प्राची, प्राची आ गई। आगे बेटा। हाँ जी सर। आगे चलूं? जी सर। अब इसके बाद ये भैया 35 में तो ये 36 में तो ये कह रहे हैं, 37 में कह दिया उसकी लॉ बुक्स की। चलो इसको 36 को एक बार पढ़ ली। Statement in maps, plans or charts which are made for public sale or which are prepared with the authority of the state, the central government, do carry prima facie evidence value of the truth of their contents। उनके content जो उसके अंदर mention है, and therefore can be offered in evidence whenever the fact stated in them are in issue or are otherwise relevant। अब उसी चीज को हम किस चीज में करके चल रहे हैं? रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। इसमें हम बात कर रहे हैं कि वो किसी सर्टेन एक्ट में या किसी नोटिफिकेशन में मेंशन है। किसके में? या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम का हो सकता है, सेंट्रल एक्ट है, प्रोविंशियल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। ये देखो इसको आप ऐसे मान लीजिए, अगर सरकार के द्वारा कोई राजपत्र गजट प्रकाशित किया जाता है और उस गजट में कोई चीज मेंशन है, उसके लेकर के कोई विवाद होता है, अगर उसको साबित है तो उस स्थिति में वो जो गजट प्रकाशित हुआ है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ उसमें यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट्री का एक्ट है उसमें ये चीज मेंशन थी और उसके कंटेंट का साक्ष्य दिया जा सकेगा, वो रेलिवेंट होगी। किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें? The gazetted statement are the best evidence of a fact stated in the gazette and are entitled to due consideration but should not be considered as conclusive in respect of matter requiring judicial adjudication। उस समय पे
ये कंक्लूसिव ना मानते, उसको रेलिवेंट मानते हुए जब उसको क्या है न्यायिक रूप से कोई उसका क्या एडजुडिकेट किया जाना हो। आगे चलूं भैया? श्रेयांश, जी सर। 38 में कह दिया, 38 में 37 में हम कर रहे थे किसी पार्लियामेंट्री एक्ट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 38 में बात कर रहे हैं हम, वो अगर किसी लॉ बुक्स में, किसी भी कंट्री के लॉ बुक्स में, उसके रूलिंग्स में, उसके जर्नल में अगर वो मेंशन है, उसके विधि को, उसके लॉ से संबंधित है, तो वो रेलिवेंट हो गए। When the court has to form an opinion as to the law of any country, जहां कभी जब कभी कोर्ट को, न्यायालय को किसी भी देश के लॉ से संबंधित कोई ओपिनियन फॉर्म करनी हो, तो उस स्थिति में एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन इन बुक, तो अगर कोई लॉ किसी बुक में कंटेन किया है, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, जो पब्लिश्ड है, प्रिंटेड है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत उसको पब्लिश किया जा चुका है, एंड टू कंटेन इन एनी सच लॉ एंड रिपोर्ट ऑफ ए रूलिंग कोर्ट ऑफ सच कंट्री, उस देश की, मान लीजिए जैसे हमारे पे सुप्रीम कोर्ट जनरल है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है, क्रिमिनल लॉ जनरल है, इलाहाबाद वीकली केसेस है, ये इस तरीके की जो जर्नल प्रकाशित होते हैं, इनमें जितनी भी रूलिंग्स आती हैं, ये सभी का, इन सब का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये रेलिवेंट होगी। यहाँ भैया किसी को कोई दिक्कत? आगे चलूं? जी सर। सेक्शन 39 देखो सीधा सा है। सेक्शन 39 में ये कह रहा है कि जहां हमें किसी साक्ष्य दिया जा रहा है, अगर किसी बहुत बड़े स्टेटमेंट का या बहुत बड़ी जो किताब है, किताब में से किसी एक पर्टिकुलर चीज का साक्ष्य दिया जाना है, या देखा तो व्हेन ए स्टेटमेंट ऑफ व्हिच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ, अब देखो ऐसा ही है कि मैं और दीपक जी बात कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक हमने बात की, हमारी बात जो है ये अनीस सुन रहे हैं। अनीस ने देखा कि जो दीपक जी जो है श्रेयांश को कुछ अपशब्द कहे, अब श्रेयांश को जो अपशब्द कहे तो अनीस ने जाकर श्रेयांश को बता दिया, श्रेयांश ने एक मुकदमा फाइल कर दिया कि भैया इन्होंने मुझे गाली दी और पब्लिक प्लेस पे इसी तरीके से गला बुरा कहा, मेरी जो है रेपुटेशन की इंजरी हुई है, यानी कि डिफेम किया गया है मुझे। अब साक्ष्य आएगा कि भैया उनकी जो वार्तालाप है वो सपोज कीजिए रिकॉर्डेड है, तो मेरी और दीपक जी की सुबह से शाम तक की जो रिकॉर्डिंग है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस समय वो सुनाई जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग को सुनवाया जाएगा कोर्ट में। वहां केवल उस तथ्य को, उस लाइन को जिसमें दीपक जी ने श्रेयांश को कुछ अपशब्द कहे, केवल उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। यही तो कह रहा है, व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ व्हिच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, लॉन्गर कन्वर्सेशन, पार्ट ऑफ आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, किसी जो ना बहुत बड़े डॉक्यूमेंट का वो पार्ट था, कंटेन इन डॉक्यूमेंट विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ बुक, बुक में मेंशन है, कंटेन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मेंशन है, कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ लेटर और पेपर, बहुत बड़े पेपर उसमें ये है, एविडेंस शैल बी गिवन सो मच, केवल उतने का जितने की जरूरत है, सेम एज एंड नो और मोर अदर स्टेटमेंट, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, सीरीज ऑफ लेटर, जितने की हमें आवश्यकता है उतने का साक्ष्य दिया जा सकेगा, एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी इन द पर्टिकुलर केस टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जहां कोर्ट को ये दिखाई देता है उसको उस मामले की प्रकृति को समझने में, उसके प्रभाव को समझने में, जो उस वाक्य जो कहे गए हैं कि कितनी चीजों की उसे आवश्यकता है उतने का ही दिया जा सकेगा। बस छोटी सी चीज लिखी है भैया, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? आगे चलूं? जी सर। हाँ, तो किसी को कोई डाउट भैया? आप पढ़ लीजिएगा, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, व्हेन जनरल प्रिंसिपल इज लॉ इज दैट जजमेंट वेदर प्रीवियस और सब्सीक्वेंट। अच्छा सॉरी, इसे आप मत पढ़िएगा, इसको आगे चलते हैं।